चलो भाई चलो फटाफट सेटल हो जाओ यार। सेटल्ड। चलें काम की बात करी जाए। चलो बेटा देखो, पहला टेस्ट एक तरीके से देखा जाए तो प्रॉपरली एक टेस्ट आपका हो गया, वार्म अप टाइप कह लीजिए इसको, ठीक है। कुछ लोगों को लगा होगा कि सर हमारा टेस्ट अच्छा गया, कुछ लोगों को लग रहा होगा हमारा टेस्ट खराब गया, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हमारा टेस्ट बहुत खराब गया। चलो बैठो बैठो। घर जाके टेस्ट पेपर मैच कराए थे? नहीं कराए थे? बहुत जरूरी चीज है ये करना। देखिए यहां से दो चार बातें आपको जानना बहुत जरूरी है जो आपके भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहली बात यह है कि आपको इस बात का अंदाजा अवश्य होना चाहिए कि अगले साल नीट का पेपर थोड़ा टफ आएगा। आ जाओ आ जाओ, जान रहे हो ये बात, समझ पा रहे हो ये बात? अगले साल 100% फिक्स नीट का पेपर थोड़ा टफ आएगा। इसके पीछे कारण कि 720 नंबर का टेस्ट पेपर है और अगर 60 बच्चे 720 में 720 ले आ दे रहे हैं, मान लो इस बार धांधली हुई थी, 67 बच्चे 720 में 720 ले आए, क्या आपको नहीं लगता कि एटलीस्ट उसमें आधे बच्चे तो ऐसे थे जो ईमानदारी से 720 में 720 लाए होंगे? लाए होंगे ना? चलिए मान लेते हैं कि इस पेपर के स्टैंडर्ड पर 30 बच्चे ऐसे हैं जो 720 में 720 लाए होंगे, मान सकते हैं। अगर एम्स की बात करी जाए तो जनरली बच्चा क्या सोचता है कि जिसके 720 में 720 आ रहे हैं उसको एम्स मिलना चाहिए, क्योंकि ही इज द बेस्ट और सी इज द बेस्ट, उसमें किसी तरह का कोई फिल्टर नहीं डाल सकते आप। ये बात समझ रहे हैं आप? सब लोग समझ रहे हैं? अब सोचिए 53 सीट है, कितनी सीट्स है? 53। अगर 30 बच्चा 720 में 720 ले आया तो क्या गारंटी है कि उसको एम्स मिलेगा? कि उस 53 में 50% सीट्स विल बी रिजर्व्ड। बात समझ रहे हैं ना? 53 सीट्स में 50% सीट्स रिजर्व होंगी। मैं एम्स की बात कर रहा हूं। 50% कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होगा और 50 मत करो उसको, 60%। टोटल 111 है, मतलब जनरल की टोटल 53 सीट्स है। हाँ हाँ, चलो रिजर्व को हटा के 53 सीट्स है, 111। हाँ ईडब्ल्यूएस को 11। हाँ तो ईडब्ल्यूएस सोचो, ईडब्ल्यूएस का जो फिल्टर लग रहा है, ईडब्ल्यूएस का जो फिल्टर लग रहा है वो किस बिहाफ पे लग रहा है? वो 50% में से नहीं लग रहा है, समझ रहे हो ना? जो 50% रिजर्व है वो तो है ही है, जो बचा हुआ 50% है उसमें रिजर्वेशन है 10% और, जिसको हम ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन बोलते हैं। आजा आजा बैठ। तो देखो क्या है कि 715 वाला ऐसा तो नहीं है कि उसको एम्स नहीं मिलना चाहिए। एक ही क्वेश्चन तो गलत किया उसने, बात समझ रहे हो? तो अगली बार ऐसा नहीं होगा कि 720 या 715 वाले को एम्स ना मिले, और उसको मिलेगा। अब सोचो अगर इस साल मान लो 30 लोग भी ईमानदारी से 720 में 720 ले आए थे और इसी लेवल का पेपर बना, तो क्या अगले साल ये 50-55 नहीं हो जाएगा? बात समझ रहे हो ना? तो पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा आएगा। और कल जो टेस्ट हुआ है, मैं अगर फिजिक्स की पर्सनली बात करूं तो बहुत आसान पेपर था। एक दो जगह बहुत छोटी छोटी चीजें थी ध्यान देने वाली, जैसे बहुत सारे लोगों ने, एक इक्वेशन था ax² - bx - c = 0, बहुत सारे लोगों ने उसमें बी आंसर टिक किया है। सोचो, इट इज अ वेरी सिली थिंग, मारा है ना? जल्दीबाजी, जल्दीबाजी में गलत हो रहा है ना?
चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, लेकिन यहां आपको गलत करने की अपॉर्चुनिटी है ना, गलत करने की अपॉर्चुनिटी। अब देखिए, अब यहां से जो काम आपको करना है अपने सिलेक्शन के करीब पहुंचने के लिए, वो क्या करना है कि आपको अपने पेपर की एनालिसिस करनी ही करनी है। एनालिसिस करते समय 3 कैटेगरी बना लीजिए, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 ये वो कैटेगरी है जिसमें आप, जैसे अभी तक तो हमने बहुत कुछ, बहुत सिंपल सिंपल, बहुत बेसिक बेसिक पढ़ा हुआ है, बल्कि मैंने प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल की कराई है बेसिक मैथमेटिक्स की। इसके पीछे कारण बस इतना सा था कि आपको बेसिक मैथ्स अच्छा आना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक मैथ्स अच्छा नहीं होगा तो आपका 2 पोर्शन खराब होगा, एक है फिजिक्स, दूसरा है फिजिकल केमिस्ट्री। बात समझ रहे हैं? 99% लोग 2 ही पोर्शन से परेशान रहते हैं, एक बहुत बड़ा फिजिक्स और एक 4-5 चैप्टर का, 6 चैप्टर का फिजिकल केमिस्ट्री। आप में से मेजॉरिटी ऑफ द लोग ऐसे होंगे जिनको थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री का नहीं आता होगा। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो सॉल्यूशन का सवाल सही निकाल ही नहीं पाते होंगे, नस्ट इक्वेशन याद ही नहीं होगा, केमिकल काइनेटिक्स का सवाल बनता ही नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? और फिर ये अगर होता रहा आपके साथ तो आपको कभी भी ये सेलेक्ट होने नहीं देगा। क्लियर है? बात समझ गए? तो देखिए यहां से करना क्या है कि आपको अपने हर पेपर के एनालिसिस में कितनी कैटेगरी बनानी है? 3। ठीक है, कैटेगरी 1, उसमें आपको लिखना है कि कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जिन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको भनक ही नहीं लगी कि करना क्या है। सोलो सोलो गधा दास, नहीं तुझे नहीं कह रहा हूं, इनको कह रहा हूं, तेरे आगे जो बैठे हैं महाराज जी सो रहे हैं, तुझे नहीं कह रहा भाई, तू जगा हुआ है। ठीक, क्लैरिटी है? ये बात समझ आ रही है? बातें क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली कैटेगरी की सवाल पढ़ने के बाद भनक ही नहीं लगी कि सवाल में करना क्या है। पहली कैटेगरी, वो कैटेगरी आपको ये बताएगी कि इस चैप्टर का ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है। क्लियर? क्लियर? दूसरी कैटेगरी, आपने सवाल पढ़ा, आपको सवाल समझ भी आया, बस आप करने जा रहे हो तो आप भूल जा रहे हो कि करें कैसे। जैसे एपीजीपी के कुछ सवाल थे, बहुत सारे लोग उसमें अटके हैं, बहुत सारे लोगों ने थोड़ा ऊपर नीचे आंसर किया है, सबने एपीजीपी पढ़ा हुआ है, एक ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले से सारा सवाल बनना, उसमें और कुछ नया है ही नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि हमने एपीजीपी पढ़ा तो है बट हमसे सवाल नहीं बना। मतलब क्या है कि हमको 5, 7, 8 सवाल, 10 सवाल एपीजीपी के और प्रैक्टिस करने हैं। ये दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी, ये सबसे खतरनाक कैटेगरी है। आपको उन सवालों को उसमें जरूर मेंशन करना है जिन क्वेश्चंस में आपने प्लस माइनस की वजह से गलती किया है। जो क्वेश्चन आपको आता था, जिस पर आप सुपर कॉन्फिडेंट हो कि इसका आंसर तो मैं निकाल ही लूंगा, और उसमें मैंने एक लाइन ध्यान से नहीं पढ़ी, शायद स्टेटमेंट में कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, और हमने करेक्ट वाला टिक मार दिया। क्वेश्चन कुछ और दिया था, हमको उसका पूरा सॉल्यूशन आता था, लेकिन फिर भी हमने उसका आंसर गलत कर दिया। समझ रहे हैं? तो थर्ड कैटेगरी आपको गिल्ट में डालेगी, वो जो कि होना बहुत जरूरी है। तीसरी कैटेगरी आपको गिल्ट देगी। क्लियर? दूसरी कैटेगरी आपको वो टॉपिक्स पर मेहनत करवाएगी जो टॉपिक्स आपको आते तो हैं बट उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है। और जो आपकी फर्स्ट कैटेगरी है वो आपको बता देगी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का ये पोर्शन मैंने पढ़ा नहीं है। क्लियर? तो घर जाके एक फ्रेश कॉपी खरीदेगा, लगभग 300-400 पेजेस की, 400 पेजेस की, उसमें अपना टेस्ट पेपर चिपका दीजिएगा, अपना स्टेपल से टेस्ट पेपर बाहर निकालिए, फेविक्विक लीजिए, फेविकोल लीजिए, उसको लगाइए और कॉपी में पेस्ट कर दीजिए। ठीक? और पेपर की पूरी एनालिसिस, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, हर जगह ये काम करेगा। बात समझ रहे हैं? अगर आप ये कर ले गए तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अगले टेस्ट में आप पिछले टेस्ट से बेहतर करोगे ही करोगे, और दूसरी कोई चीज नहीं है। क्योंकि अगर आपने अपनी कमियों में झांक के नहीं देखा ना कि आप गलत कहां कर रहे हैं, तो आप कभी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। ये हल्का टास्क नहीं है अपने आप को फेस करना। हो सकता है कि आपके 200 नंबर आए इस टेस्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले वाले चैप्टर में आपके 400 आने चाहिए, 350 आने चाहिए।
क्लियर है? तो इस हिसाब की स्ट्रेटेजी रख के पढ़िएगा और सवालों से भागिएगा मत। ये मत सोचिए कि एक सवाल में 4 लाइन का कैलकुलेशन हो गया है तो ये हमारे नीट में नहीं आएगा। अगले साल पेपर टफ आएगा, इसको मान लीजिए। और हो सकता है कि शायद एक ही 2 लोग हों फिर से जो 720 में 720 ले आ पाए। बात समझ रहे हैं? तो इसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है? हो सकता है, अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ईमानदार मेहनत डाल रहे हैं, कितना एफर्ट डाल रहे हैं, अपने हर मूव को कितना सीरियसली आप कंसिडर कर रहे हैं। जैसे अभी मैं देखा 2 क्लास तक जाते जाते एकदम थके हारे बैग उठाकर घर जा रहे हैं, भूख लगा है, खाना खाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं देखा हूं 7-8 लोग गए हैं, 10 लोग गए हैं। हाँ हाँ, क्या चीज? ऊपर वाले बैच से भी गए हैं ना? हाँ, तो खाली होंगे भाई। अब जैसे ऊपर वाले बैच में मैं सुबह गया तो लगभग 370 लोग थे। अभी मुश्किल से वहां जानते हो कितने लोग बचे होंगे? 260, 200, 270 लोग बचे होंगे। 100 लोग कम से कम ऊपर नीचे दोनों मिला के गए। ये लोग कभी सेलेक्ट नहीं होंगे, गारंटी लिखवा लो। रेयरेस्ट ऑफ रेयर, 1-8% उसमें ऐसे हो सकते हैं जिनका कुछ पॉसिबिलिटी सेट हो जाए और सेलेक्ट हो रहा है। बात समझ रहे हो? जैसे तुमको कितना भी अच्छा कोई चैप्टर आता हो, डजंट मैटर, लेकिन अगर उसी चैप्टर को तुम ईमानदारी से दूसरी बार सुनोगे ना, तो तुमको अगर कुछ नया नहीं मिला ना, तो तुमको नया विजन मिल जाएगा कि इसको मैं दूसरे और किस तरह से अप्रोच कर सकता हूं। अपने इस 6 घंटे को ना तुम ये मत सोचो कि तुम एक क्लास करने जा रहे हो, तुम इसको ऐसे सोचो कि तुम पेपर पेन लेके स्ट्रगल करोगे, हर एक सवाल के साथ लड़ोगे, मास्टर जो बताएगा उसको ध्यान से सुनोगे, तब जाके सिलेक्शन होगा। आप समझ नहीं पा रहे हो कंपटीशन की वास्तविकता। सोच रहे हो ना, कोटा भरा पड़ा है फाइटर्स के साथ। मैं तुमको ये बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हर इंस्टीट्यूट में लगभग, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो पढ़ रहे हैं, जिनकी बायो तो टॉप लेवल की है ही, साथ में उनका मैथ्स का लेवल एडवांस लेवल तक का है। वो ओलंपियाड में बैठे हुए हैं। बात समझ रहे हो? और उनका एम है कि वो एम्स दिल्ली जाएंगे। तो तुम्हारा फाइट उनसे है, और अगर तुम यहां कॉम्प्रोमाइज कर जा रहे हो ना यार, तो बहुत बड़ा फॉल्ट है। नींद आ रही है, मुंह धुल लो। बात समझे? भूख लग रही है, पानी पी लो। शाम तक जाते जाते दिक्कत हो जा रही है, तीसरी क्लास तक जाते जाते परेशान हो जा रहे हैं, बैग में 2 केला रख के ले आओ, तुरंत बूस्ट मारेगी एनर्जी। बात समझे? कुछ करो, लेकिन चीजों से भागोगे तो दूर हो जाओगे, कभी सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, कभी भी नहीं सेलेक्ट हो पाओगे, गारंटी। क्योंकि चांस ऑफ सिलेक्शन इज अप्रोक्सीमेटली 0.0001%। बात समझ रहे हैं ना? 28 लाख लोग फॉर्म भरे थे, 24 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, और उसमें से गिन चुन के 45-50 हजार लोगों का सिलेक्शन होगा। उसमें भी 45-50 हजार में भी ये मत सोचो कि तुम्हारी 45,000 रैंक आ गई तो तुम्हारा हो ही जाएगा। नहीं, तुम जनरल के हो तो तुम बाहर हो। 70,000 वाले को एडमिशन मिलेगा और तुमको नहीं मिलेगा। दैट्स द गेम। हाँ, देखो, सोचो, सिलेक्शन का रेशियो देखो। नहीं, अभी इस बार तो रीनीट होगा, रीनीट तो होगा, 99% श्योर है कि रीनीट होगा। कब होगा कब नहीं होगा उसका कुछ अंदाजा नहीं। तुम कुछ मत करो, चिल मार के पढ़ाई करो, अगले साल टारगेट करना। युद्ध में तो उतर ही गए हो ना? हाँ हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। रीनीट तो इस सेशन का क्लोजर है ना, रीनीट तो इस सेशन का क्लोजर है ना, अगले सेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे कोविड में एग्जाम्स बहुत डिले हुए थे, तो क्या अगले सेशन एग्जाम टाइम पे नहीं हुआ है? हुआ है, तो फिर होगा। बात समझे ना? चलो आओ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है, मतलब आज हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन टच कर देंगे। सब लोग जागे हो? हाँ, कंटिन्यू सेशन किया था। सब लोग जागे हो? अरे जागे हो?
हाँ बहुत बढ़िया, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे ना? चलो बहुत बढ़िया। वेक्टर्स की मैंने शीट डाली थी। वेक्टर एडिशन की मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस हो गए हैं। अभी आपको प्रायोरिटी बेसिस पर वेक्टर का छठा लेक्चर खत्म होते होते वो पूरी शीट खत्म कर देनी है। कर देंगे ना? टोटल 77 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 मिसिंग है, आंसर में भी क्वेश्चन नंबर 17 मिसिंग है। तो मतलब हमने 17 नंबर को कंसीडर किया ही नहीं है। ठीक है ना? हाँ, और एक आंसर मेरे से उसमें गलत हो गया है। कोई प्रिंट आउट निकाला क्या उसका? दे दो जरा तो यार। प्रिंट आउट ये हमारे कंट्रोल में नहीं है भाई। ये इसको बनाने में किसी ने कोई मदद नहीं की है मेरी। ये मेरी अपनी पर्सनल मेहनत है तुम्हारे लिए, जिसके लिए मैं 12-12 बजे रात, तो 2-2 बजे रात तक जग के इकट्ठा किया हूं क्वेश्चंस, एक एक जगह सेट लगाया। मैं कोई टाइपिस्ट नहीं हूं, बात समझ रहे हो ना? ये पूरा सेट बनाना पड़ता है। हाँ, मैंने अपना पर्सनल टाइपिस्ट हायर कर रखा है, वो मेरा पर्सनल काम करता है, तो वो प्रिंट आउट थोड़ी निकाल के देगा। हाँ, यहां देखो, नहीं हो पाएगा यार। हम बात कर चुके हैं। ये इनका पिछली बार दे दिए थे, बस हर बार नहीं दे पाएंगे। इनके साथ प्रॉब्लम है, ये कॉन्स्ट्रेन है कि एक्चुअली सिस्टम थोड़ा बैंगलोर से मैनेज हो रहा है, तो प्रॉब्लम इसमें बस इतनी सी है कि वहां से डीपीपीज बनकर आएंगी। कब आएंगी, कैसे आएंगी, वो आपको मैनेजमेंट से पता चलेगा। जब तक नहीं आती है तब तक हम अपनी पढ़ाई पे पॉज लगाएंगे क्या? नहीं। तब तक आप 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए अपनी पढ़ाई पे खर्चा कर सकते हैं। शायद महंगा लेते हैं क्या प्रिंट निकालने का? 1 रुपया लेते हैं ना? तो ठीक है, दैट्स ओके यार। 10 रुपए खर्च कर सकते हो तुम अपनी पढ़ाई के लिए यार, एक हफ्ते में कर सकते हो ना? 78 क्वेश्चन है, आराम से प्रिंट आउट निकालो, लगा जाओ सारे के सारे क्वेश्चन। लगा रखे हो तो भी, नहीं लगा रखे हो तो भी, 78 क्वेश्चन में तुम्हारा पूरा वेक्टर्स पे मास्टरी हो जाएगा। इसको करने के बाद शायद ही कोई ऐसा सवाल होगा वेक्टर्स का जो तुम्हारा बचेगा। हाँ, मैंने लिया इस वजह से था कि इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर सी लिखा है, ए कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी लिखा है, इसको ए कर लीजिएगा। चलिए बच्चा, जागे हो ना सब लोग? हाँ, वेक्टर एडिशन से शुरू करें। 2 लॉज हैं, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। 5 मिनट लगेगा, पूरा पूरा पोर्शन रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, 2 लॉज हैं, कौन कौन से? ट्रायंगल और पैरेललोग्राम। अगर एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल हो तो कौन सा लॉ? क्लियर है ना? और ट्रायंगल लॉ को हम दोबारा तब यूज करेंगे जब रिजल्टेंट वेक्टर किसी वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा। क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस tan अल्फा। लिखने में कोई कष्ट? पक्का जी? मान लो अल्फा बी से जुड़ा है, किससे जुड़ा है? क्या सीधी लाइन खींचोगे? नीचे क्या लिखोगे? ऊपर क्या? ए साइन, फिर क्या? प्लस ए कॉस थीटा। क्लैरिटी है? पक्का जी? चलें आगे बढ़ जाएं। बहुत अच्छा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है। अब कहानी यह है कि अगर सारे के सारे वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों बराबर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों बराबर हैं, तो क्या रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला याद रहेगा? क्या है? 2a cos थीटा बाई, क्या एंगल बाइसेक्टर बनाता है? पक्का है जी? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के, तो बी वेक्टर कैसा होगा? कैसा होगा? कैसा होगा? क्लियर है? अगर अगर ध्यान से सुनिएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना? एंगल। क्लियर है क्या? चलो, इसके बाद एक और सवाल थोड़ा पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना तो सही आंसर कर पाओगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के रिजल्टेंट से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? कितना एंगल बना रहा है? बात समझ रहे हैं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के रिजल्टेंट से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कमेंट ऑन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कमेंट करना है। क्या होगा दोनों वेक्टर्स के बीच में, क्या रिलेशन होगा? 90 डिग्री पर तो होंगे, वो तो ठीक है। ए वेक्टर नहीं नहीं नहीं, सोचो सोचो सोचो, यही 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 बात थी। ये देखो, ये तुम्हारे पास ए वेक्टर है,
ये तुम्हारे पास बी वेक्टर है, क्लियर है, ये इसका रिजल्टेंट है ना जी। चलो देखो, ये तुम्हारे पास क्या माइनस बी वेक्टर है और ये रिजल्टेंट है भाई, तो ये रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये पूरा 90 डिग्री है, ये कितना होगा, ये भी कितना होगा, समझे ना। तो ये 45 तभी होगा जब ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अरे समझे कि नहीं। अगर बी ज्यादा हुआ तो क्या ये इधर चला जाएगा, और ए ज्यादा हुआ तो क्या इधर आ जाएगा। ये दोनों जब ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तभी रिजल्टेंट क्या 45 डिग्री पर जाएगा, और तब रिजल्टेंट क्या a√2 हो जाता है। अरे हो जाता है, मुझे ना। तो क्या इस रिवीजन में कुछ नया मिल गया। हर रिवीजन में आपको कुछ ना कुछ मैं नया दे दूंगा, हर रिवीजन में। हाँ, जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो ए प्लस बी क्या बाइसेक्टर बनाएगा 45 डिग्री, ए माइनस बी भी क्या बाइसेक्टर बनाएगा, बस एक ऊपर जाएगा और एक कहां, ये भी 45 और ये भी 45। तो आंसर क्या होगा, R1 और R2 के बीच का एंगल कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो सवाल क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, अंग्रेजी बोल रहा हूं थोड़ा अच्छे से सुनना। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, ऐसे लिखा जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो उसके बाद लिखा होगा ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है। और इसे में कंडीशन बना के दे देगा कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा बी वेक्टर के, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बना देगा इसी में ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और फिर उसके बाद कह देगा कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा बराबर होगा √2 टाइम्स बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। इसी में एक सी ऑप्शन बना देगा, ए वेक्टर जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, बी वेक्टर के, और ए वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो बराबर होगा √2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर के। और इसी में एक ऑप्शन बना के दे देगा कि ए वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कौन सा आंसर, कौन सा आंसर। क्या ऐसे सवाल बिना पेन उठाए लगा पाओगे, सबको क्लियर है, पक्का जी। चले आगे बढ़ जाएं, जागे हो ना। हाँ सो मत यार, सोगे तो बुरा लगेगा मुझे। हाँ भाई बहुत बढ़िया। चलो देखो, अब उसके बाद बात करें वेक्टर एडिशन में हम लोगों ने ठीक ठाक सवाल बनाए थे, आप लोगों ने भी कुछ सवाल बनाए थे। इसके बाद ये शीट मैंने दी है, इस शीट को प्रायोरिटी बेसिस पर रखकर इसके सारे सवाल बनाइएगा। जो भी आपको डाउट रह जाए मुझसे पूछिएगा जरूर, ठीक है। कभी मैं आपको शाम को 6 बजे मिल जाऊंगा, कभी मैं यहाँ क्लास के बाद ही रुक जाऊंगा। जैसे अभी मेरी क्लास हो जाएगी तो अभी मैं चला जाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि शाम को 6 बजे यहाँ आ जाऊं, ठीक है। अभी थोड़े दिन में सिलेबस चेंज हो रहा है, शेड्यूल चेंज होगा। अब क्या है ना कि मैं एक ही जगह फर्स्ट क्लास ले सकता हूं। अब इन्होंने कहा कि कुछ दिन यहाँ फर्स्ट क्लास हो गया है तो कुछ दिन वहां ले लीजिए। हाँ चलो हम कोशिश करते हैं, एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ सेकंड ले ले, थर्ड ना हो, थर्ड में ज्यादा दिक्कत हो जाता है। नहीं चलो चलो करते हैं फर्स्ट सेकंड करवाएंगे, फर्स्ट सेकंड ही करवाएंगे, टेंशन मत, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। हाँ 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 समझ रहे। देखो बेटा सुनो 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 ध्यान से सुनो, स्थिति परिस्थिति ये सब बनती रहेगी, अभी कुछ चेंज होगा, चलो टेंशन मत लो। अभी अभी हम जो 1.5 घंटा अपना देने जा रहे हैं वो 1.5 घंटा तो बेस्ट दे लें, अभी खत्म करते हैं उसके बाद बात करेंगे। ये बताओ वेक्टर एडिशन में, पूरे वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन में बस तुमको एक बात ध्यान देनी है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज होती, क्लियर है ना। जैसे अपने को लिखा है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर लिखा है बी वेक्टर, अगर हमको करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तो माइनस बी का बस इतना मतलब है कि इसको रिवर्स कर दो, और जब तुम ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को सॉल्व करोगे तो ये वाला एंगल लिखोगे। अरे लिखोगे ना पक्का। अपने को रिजल्टेंट का बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को सॉल्व कर रहे हैं तो थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का होगा, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर सॉल्व कर रहे हैं तो थीटा ए और माइनस बी के बीच का होगा। क्लैरिटी है? जैसे आप बहुत जगह फॉर्मूला देखोगे यहां माइनस लगा दिया जाता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का नाम दे दिया जाता है। फिर आप पढ़ोगे बराबर वेक्टर्स अगर होंगे तो उसको लिख दिया जाएगा 2a sin थीटा बाई 2। वो सब आपको ले जाकर फंसा देगा जब आप रेन एंड मैन, स्विमर एंड रिवर ये पढ़ रहे होगे तब। क्यों क्या होगा कि बारिश ऊपर से गिर रही है, रेन ऊपर से गिर रही है, आदमी आगे भाग रहा है और आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो वहां आपको क्या पता होना चाहिए कि वी माइनस वीएम। तो माइनस वीएम का मतलब है कि वीएम पलटेगा। बात समझे ना? तब तुम एक्चुअल पोजीशन निकाल पाओगे कि रेन गिर कैसे रही है। रेन का डायरेक्शन जानना भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? फिर आपको कहेंगे क्या, मतलब कुछ लोग ठेकेदार लोग बैठे हैं वो कहेंगे यहां याद कर लो -2ab cos थीटा, और फिर जब डायरेक्शन निकालना होगा तो इसको रिवर्स कर लेना। बात समझे ना? तो हम एक के फॉर्मूला नहीं याद करेंगे और करेंगे ना, और डायरेक्शन निकालना है तो हम जान ही रहे हैं कि भैया हम रिवर्स किए हैं तभी ये बनाए हैं। अरे जान रहे हैं ना? अब देखिए बहुत साधारण सवाल आपसे हम पूछें, देखिएगा इसी पे सारी पीएचडी करनी है। पूरा वेक्टर एडिशन इसी के अराउंड घूमेगा, इसके अलावा पूरा वेक्टर एडिशन बहुत आसान है। देखो भैया अगर हम कहें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, हम कहें कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है, एक आदमी है वो पहले नॉर्थ में गया है 10 मीटर पर सेकेंड से, कितने से गया? 10 मीटर पर सेकेंड से। फिर उसके बाद वो साउथ में गया है 5 मीटर पर सेकेंड से। ये है v2 वेक्टर और ये है v1 वेक्टर। बात समझे? अब हम आपसे सवाल पूछे हैं कि हमको बताइए v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। सोच समझ के आंसर करिएगा। v2 माइनस v1 का डायरेक्शन क्या होगा? ये है अपने पास ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। बताइए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? यहां बताइए कौन सा डायरेक्शन? क्लियर है सबको? पक्का जी? तो तैयार रहो, तुम लोग बहुत लंबा फोड़ोगे। देखो समझ रहे हो ना? कुछ नहीं करना है आपको, देखिए कुछ करना नहीं है आपको, बस एक एक्सिस बनानी है, ऐसे हमेशा याद रखना है, एक फ्रेश एक्सिस बनानी है। v2 जहां था वहीं रहेगा, v2 अपना डायरेक्शन रिवर्स करने वाला नहीं है, क्योंकि माइनस कौन हुआ है? कौन हुआ है? ऊपर था ना, नीचे आएगा ना। अरे कर दिए पक्का। डायरेक्शन वहां निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट निकालना तो कोनो बड़ी बात नहीं है। क्या लिखेंगे? 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दोनों में 90 डिग्री है। cos 90 लिखने का कोई मतलब है? पक्का ना? क्या इसको 5√5 लिख सकते हैं? 10 दहा में 100, 50 में 125 हुआ, 5√5 लिख सकते हो ना? पक्का? देखो भैया मुंह मत फाड़ो यार प्लीज, मुझे पता है कि तुम लोग थके हो, इट इज टफ टू सिट फॉर 6 hours अलोंग, बट फिर भी थकने से कुछ बनेगा क्या? नहीं ना, पढ़ना तो है ही ना यार, थोड़ा एनर्जी डाल के पढ़ो, पानी वानी पी के पढ़ो, कोई बात नहीं। क्या एंगल लिख सकते हो? tan अल्फा, क्या यहां से अल्फा बना ले? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। राइट एंगल ट्रायंगल बने तो कुछ नहीं सोचना है, क्लियर है? सीधे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 10, और बेस कितना है? क्या 2 बना? क्या अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2? क्या ये लिखने आएगा तुमको? एंगल कहां से बना? ये कौन सी डायरेक्शन है? अरे डायरेक्शन साउथ, सॉरी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इस डायरेक्शन को प्रेजेंट कैसे करोगे? लिखने का तरीका, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 साउथ ऑफ ईस्ट। अरे आया आया। सोच अगर मैं कहता tan बीटा इक्वल्स टू, ये ऑप्शन में ही ना होता, tan बीटा इक्वल्स टू 1/2, या ऐसे लिखा होता, ऐसे लिखा होता क्या कि बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 1/2, सॉरी tan इनवर्स 1/2, तो क्या मेरा बीटा ये वाला एंगल हो जाता? तो ये बेस हो जाता, और ये क्या? देखना, ये बीटा तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या? ये कितना है? 5, ये कितना है? 5/10 कितना? ये बीटा कहां से बना?
साउथ से, साउथ से बनाना। अंग्रेजी में कैसे लिखोगे? ईस्ट ऑफ, ओहो बहुत बढ़िया। और इसको क्या लिखोगे? साउथ ऑफ, अरे आया जी, बढ़िया है। चलो एक और बात, एक और छोटी सी बात। मान लो हम तुमसे कहे, जिसमें आपके थोड़े अटकने के चांसेस ज्यादा हैं, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि एक गोला है, क्या भैया, क्या भैया, समझ रहे हैं ना, जागे हो ना, याद दिलाते रहेंगे तुमको। हम कह रहे हैं यहां पे रफ्तार है भी, कितनी है, कितनी है, कितनी है, बहुत बढ़िया। यहां से 120 डिग्री पर इसकी रफ्तार हो गई 2v। कितनी हो गई भाई साहब, कितनी हो गई, पक्का? चल देखिए बहुत अच्छे से सुनिएगा, ये ए रहा और ये क्या रहा, बी। ये है आपके पास v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये है आपके पास v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हम आपसे सवाल पूछे हैं कि आपको बताना है v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, बताइए। नहीं नहीं नहीं, यहां जो दिए हैं वो, हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो दिए ही नहीं है ना, हम तो एक्स और वाई बन दिए हैं। यहां बताइए किधर होगा, किधर होगा, किधर होगा, सोच लो, सोचो सोचो, किसमें रहेगा, किसमें रहेगा, क्लियर है, बहुत बढ़िया, 2 में जाएगा। अब देखिए जिन लोगों को गलत लग रहा था, देखिए कुछ करना नहीं है। हाँ, अब कौन नेगेटिव हुआ, v2, कौन नेगेटिव हुआ, v2 पलटेगा ना, क्लियर है। सबसे पहला काम एकदम ईमानदारी से, जब भी ऐसा कुछ हो तो यहां भी बनाओ एक्स एक्सिस और ऐसे बनाओ वाई एक्सिस, यहां बनाओ एक्स एक्सिस और ऐसे बनाओ वाई एक्सिस। इस वाली लाइन को ऐसे आगे खींच लिया करो, थोड़ा आसान कर देता है, बात समझे ना। अब फ्रेश एकदम ऐसे एक्स एक्सिस बनाओ और ऐसे वाई एक्सिस, और यहां पर जो जैसे था वैसे उठा के रख दो। अरे रख सकते हो, ये ऊपर जा रहा था ना, अगर मैं इसको यहां उठाकर एज इट इज रखूंगा तो देखो क्या ऐसे आएगा मेरा, ये क्या v होगा, होगा। और 2v कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा था, थर्ड में ना, क्या 2v को ऐसे खींच दूं। अब v तो मुझे पता है कि y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 90, y से, y से, y से। यही ध्यान से ना सुनना, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी का सवाल गलत करा देता है, समझ रहे ना अवेयरनेस का लेवल, पक्का ना। हाँ, क्या 2v का एंगल पता है, चाहे x से चाहे y से, अभी अभी पता नहीं। अच्छा ये देखो, ये पूरा 120 है, ये वाला कितना होगा, कितना होगा, ये कितना होगा, अरे देख रहे हो ना, अरे ये वाला आया, तो मतलब 2v वाला कितना एंगल बना रहा है, अरे नहीं आया, आया। अब अपने से v2 माइनस v1 पूछ ले, v1 माइनस v2 पूछ ले, कर सकते हैं। 30 कैसे हुआ, ये देखो, ये टेंजेंट है, अरे है कि नहीं है, टेंजेंट रेडियस वाली लाइन से कितना एंगल बनाता है, क्लियर क्लियर क्लियर, कोई डाउट किसी को, पूरा 90 है ना बाबू, ये वाला 60, तो ये वाला 30, समझे। अरे ये पूरा 120 था ना, तो ये कितना हुआ 60, यही 60 तो यहां गया है, तो ये कितना, क्योंकि ये पूरा क्या था, समझे। अब हमसे क्या पूछा है, v1 माइनस v2, किसको पलटाओगे, किसको, क्या 2v पलट जाएगा, अरे पलटेगा। ये कितना है, ये कितना होगा, अरे ये 30, तो ये 30, तो ये कितना, क्लियर है। ये तुम्हारे पास है v1 वेक्टर और ये तुम्हारे पास है, क्या रिजल्टेंट निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी इंटू 2v इंटू कॉस, कितना एंगल है। किसी को ये तो नहीं लग रहा सर यहां माइनस होना चाहिए, क्लियर है ना, पक्का ना। अबे हम माइनस v2 और v1 को सॉल्व कर रहे हैं ना, माइनस v2 और v1 के बीच का एंगल कितना है,
लिख दिए। अरे लिखे ना, चलो भैया, तो देखो क्या बनेगा। तो 5v², अरे यार, प्लस कॉस 60 का वैल्यू 1/2, क्या 2v², क्या 7v², क्या r इक्वल्स टू √7v। अरे नहीं आया, कठिन है, कुछ नहीं करना है, यही सिंपल तरीका है। क्या तरीका है? जहां पोजीशन है वहां x बनाओ और क्या बनाओ, y। यहां भी x बनाओ और y, चाहे x से एंगल निकालो चाहे y से। क्लियर है ना? हमको, अरे ये 30 पता है तो हमको ऑटोमेटिकली ये कितना पता है, एक से पता चलेगा, क्या दूसरे से पता चल जाएगा? उनके लोकस को एज इट इज अपने एक्स वाई वाले फॉर्म पे डाल दो, और जैसे ही डालोगे तुमको पूरा ज्ञान हो जाएगा कि तुमको v1 प्लस v2 निकालना है, v2 माइनस v1 निकालना है, v1 माइनस v2 निकालना है। अरे समझे? हाँ, बहुत है, बढ़िया, गुड जॉब। अब देखो, तो ये बात तो क्लियर हो गया कि इसके पैरेलल एक लाइन और इसके पैरेलल एक लाइन, यहां मेरा कहीं रिजल्टेंट होगा। क्या ये अल्फा बता सकते हो? क्या अपन tan अल्फा लिख लें? क्या सीधी लाइन खींच दें? अल्फा किससे जुड़ा है, v से कि 2v से? 2v से? किससे? v से लिख दे। अरे v1 का मैग्नीट्यूड v है ना, बचा क्या, कितने कंपोनेंट, साइन और, तो पहले क्या लिखेंगे, साइन 60 प्लस 2v कॉस, बूझ गए, साइन 60 का वैल्यू √3 बाई कॉस 60 का वैल्यू √3/2 करेंगे तो क्या √3v हो जाएगा, 2 से 2, यहां v, यहां भी v। अरे नहीं आया, अरे cos 60 1/2 होता है ना, क्या √3/2 हो गया? क्या अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √3/2 लिख सकते हो? लिख सकते हो? पक्का? कठिन है ये सब? एकदम टाइम पास, एकदम आसान। और जो सवाल पूछा था एक उसमें सीबीएसई का जो होता था सीपीएमटी, सुनो एग्जाम का नाम, सीपीएमटी एक एग्जाम होता था, उसमें सवाल पूछा था कि एक एरोप्लेन है, क्या है भाई साहब, एरोप्लेन, वो धरती मैया के गोल गोल चक्कर काट रही है, धरती मैया के गोल गोल चक्कर काट रही है। क्लियर है? एक जगह उसकी रफ्तार थी 200 किलोमीटर पर आर, 200 किलोमीटर पर आर, ठीक है। जब उसने आधा चक्कर लगा लिया तब भी उसकी रफ्तार कितनी थी, 200 किलोमीटर पर आर। क्लैरिटी है? कहा गया चेंज इन वेलोसिटी 400 400 400 400। सोचो, v1 इधर था ना, v2 इधर था, अगर v1 प्लस v2 करता तो 200 इधर और 200 इधर दोनों जुड़ जाते, तो आंसर क्या, 0 ना। सब दिमाग में सोचना है, v1 इधर है 200 और v2 इधर है, तो तुमको v2 चाहिए कि माइनस v2? क्या पलटोगे, ये भी 200 और ये भी जुड़ के कितना, पेन ही नहीं चलाना ऐसे सवाल के लिए ब्रो। अरे समझ आया? अब एक और इसका आसान वर्जन सोच, हवा में सोचना। क्लियर? एक गोला है, वो गोल घूम रहा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे एक सर्कल पे, जैसे एक प्लेन में ऐसे गोल गोल घूम रहा है। अरे घूम रहा है ना, पक्का? एक बार उसका डायरेक्शन है नॉर्थ, कितना है, कितना है, नॉर्थ, 10 मीटर पर सेकंड, कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वो चलता है और फिर उसका डायरेक्शन हो जाता है वेस्ट, कितना हो जाता है, वेस्ट। सोचो, अगर हम ऐसे सोचे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्लियर है? अभी वो यहां पर था किधर, नॉर्थ में, गोल घूमा क्वार्टर सर्कल पूरा किया, अब किधर हो गया, वेस्ट में। यहां भी रफ्तार उसकी 10 मीटर पर सेकंड है, यहां भी 10 था और यहां भी कितना था, 10 था। अपने से पूछा चेंज इन वेलोसिटी, 10 रूट, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन, डायरेक्शन सोच, तेरा दिमाग से सोचना, ये तेरा v2 है और ये क्या है, v1। तो अपने को v1 चाहिए कि माइनस v1? पलट देंगे, पहले v1 किधर था, नॉर्थ में, किधर था, अब किधर होगा, और ये किधर है, किधर है, रिजल्टेंट 10 √2 आया है, क्या 45 डिग्री पे है, और ये वाला कौन सा सिस्टम है, साउथ वेस्ट, कौन सा है, सोच। अरे पेन चलाएगा क्या ऐसे सवाल के लिए यार,
जब ऐसे कुछ रैंडम एंगल वेंगल आ जाए तो हम थोड़ा बहुत चला भी लेंगे। 90 डिग्री के लिए और 180 डिग्री के लिए तो सोचना ही नहीं है भाई। अरे है कि नहीं है? चले आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये था हमारा पूरा वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन। और भी बहुत सारी बातें मैंने साथ में बताई थी जिनको आपको याद रहना चाहिए। जैसे दो बराबर वेक्टर्स हैं, अगर 90 डिग्री पे लग रहे हैं तो रिजल्टेंट कितना होगा? a√2। क्लियर है? 60 डिग्री पे लग रहे हैं तो a√3, और 120 डिग्री पर लग रहे हैं तो क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, वो क्लियर है कि अगर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू है ए या बी के, कैसे सवाल बना लोगे? तो कौन सा लॉ लगाओगे? कौन सा लॉ? खूब सारे सवाल हैं शीट के अंदर, उसको लगाइएगा। जो डाउट रह जाए वो लाकर जरूर पूछेगा, जरूर से जरूर। प्लीज गूगल पर देखकर आप आंसर मत करा करिए, ठीक है? अगर आपको लग रहा है उस मोमेंट ऑफ टाइम पर कि गूगल की जरूरत पड़ ही जाएगी तो आप मुझे फोटो खींच के भेज दिया करिए। मैं 10 से 15 मिनट के अंदर आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आप मुझे मैसेज करते हैं और उस समय मैं उसका आंसर नहीं कर पाता हूं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है। तो प्लीज आप अपने दिमाग में ये बिल्कुल भी मत क्रिएट करिएगा कि मास्टर साहब हमको इग्नोर कर रहे हैं। जान रहे हो ना? क्योंकि तुम्हारा जो, मेरा जो अपना पर्सनल एग्जिस्टेंस है ना, वो बस तुमसे है। बात समझ रहे हो? मैं जितनी मेहनत डाल रहा हूं वो बस तुम्हारे लिए डाल रहा हूं। इट इज नॉट अबाउट सैलरी, इज सेकेंडरी थिंग। प्राइमरी इज कि तुमको जीवन में कुछ अच्छा करना है और मुझे तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना है। और यही एक कारण है कि मैं 77 क्वेश्चन, 78 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन की शीट बना के डाल रहा हूं तुम्हारे पास। अदरवाइज मैं कहता मॉड्यूल में ये है, रैंडम है, ऊपर नीचे है, कोई बात नहीं, चलो मार्क कर लो, कर लेना। बट इट इज नॉट द राइट वे। बात समझ रहे हो? तो कभी भी ये मत सोचना कि मैं तुमको इग्नोर कर रहा हूं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, अगर मैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं करता हूं तो समवेयर या तो वो मैसेज बहुत नीचे चला गया है जो मैंने सीन किया और मैंने सोचा कि मैं 10 मिनट बाद रिप्लाई करूंगा और मेरे दिमाग से उतर गया। तो आपको बस सिंपल 2 क्वेश्चन मार्क लगा के, 1 क्वेश्चन मार्क लगा के फिर से पिन कर देना है ताकि वो मैसेज ऊपर आ जाए। क्लैरिटी है? एक बार पिन किए नहीं हुआ, दोबारा पिन कर दो। बात समझे ना? हाँ, मतलब तुम मुझे परेशान कर सकते हो, ये तुम्हें आजादी। अब ये नहीं कि 12 बजे रात को फोन करके सर गुड नाइट, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं। हाँ हाँ, तभी तो कह रहा हूं। चले आगे बढ़े जी। वैसे आप 11:30 बजे के बाद कॉल करेंगे तो शायद ही कभी मेरा कॉल उठे, कि मैं 11 साढ़े 11 तक जनरली सो जाता हूं, ठीक है? क्योंकि सुबह उठना भी तो होता है। अरे चले आगे बढ़े। चलो देखो, अब इसके बाद पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इतनी बातें हम लोगों ने क्लास में करी थी कि नहीं? पोजीशन वेक्टर किया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किया था, यूनिट वेक्टर किया था, याद है थोड़ा बहुत? चलो, और उसके बाद पढ़ेंगे 3D कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एडिशन जो बहुत सिंपल है, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। इतनी सारी चीजें आज की क्लास में अपन कवर करेंगे। हमारे पास नेट 1 घंटा है। चले शुरू हो जाए। जाग जाओ यार, ऐसे जमहाइया भरोगे तो कैसे मजा आएगा? हाँ, लास्ट क्लास। पानी पी ले, साफ है ना ये? जूठा उठा करके नहीं पीते हो? मतलब मैं तुमको एक, अच्छा मेरा बॉटल है उधर, ठीक, पता नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने। चलो अभी क्लास में आते आते एक कहानी सुनाऊंगा तुम लोग, पानी और चाय को लेके। चाय को लेके क्लास के लास्ट में, अभी नहीं। चलो यार, चलो इधर ध्यान दो, बस 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 मित्र, थोड़ा ध्यान दो। हाँ भाई, यहाँ देखो, रिव्यू ऑफ यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देख रहे हो कितना मेहनत लगता है स्लाइड बनाने में? 20-20, 25-25 सवाल ऐड करके ले आते हैं ताकि तुमको ज्यादा से ज्यादा सवाल लगवाया जा सके, लेकिन तुम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हो। हाँ, क्या कह रहे हो? आपके लिए दिल है। चलो भाई, थैंक यू यार। आओ इधर देखो, सुनो 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 सुनो। ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जब वेक्टर्स में हम बात करते हैं तो इनको प्रेजेंट करते हैं किससे? आई कैप नाम के यूनिट वेक्टर से इसको, और इसको के कैप। क्लियर है ना जी? बिना दुनियादारी करते हुए, बिना कोई कहानी फालतू शुरू करते हुए, हम कहें कि हम किसी ए पॉइंट पर हैं, कौन से पॉइंट पर, और इसको हम लिखे ए कॉमा बी कॉमा सी, तो इसको जोड़ने वाले वेक्टर को क्या पोजीशन वेक्टर बोला जाता है? क्या ये R1 है? अरे है ना? आई कैप जे कैप क्या यूनिट वेक्टर होता है?
अरे होता है ना। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो और इसकी क्या एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होनी चाहिए। क्या ए कैप से प्रेजेंट किया जाता है। क्या इसको ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। बोल बोल के पढ़ो यार, नींद नहीं आएगा, हम सही बता रहे हैं। मतलब हमें खुद देख के अच्छा नहीं लग रहा कि तुम ऐसे मुंह फाड़ रहे हो यार। बात समझ रहे हो ना। ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। हम ऐसा नहीं चाहते कि हम पढ़ाएं और कोई जमाई लेता फिर। बात समझ रहे हो, चाहे कोई सी भी क्लास हो। हम भी तो पढ़ाई के आ रहे हैं ना यार, तो जमाई तो हमको भी आनी चाहिए, लेकिन हम कंट्रोल कर लेते अब सोचो, R1 वेक्टर लिखने आएगा, क्या लिखोगे। अरे ये कोऑर्डिनेट 0,0,0 है ना। ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अरे लिख सकते हैं। मान लीजिए हम कहे यहाँ एक्स वाई जेड, अरे कह सकते हैं। क्या ये R2 वेक्टर होगा। लिख पाइएगा। अच्छा, R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अरे आया पक्का जी। R2 वेक्टर लिख पाइएगा, क्या होगा। क्लियर है। क्या R2 वेक्टर का मॉड लिख पाइएगा, अंडर रूट ऑफ। कोई कष्ट कोई परेशानी। पक्का जी। अब सोचिए, अगर हम ए से बी गए हैं, कहां से कहां गए हैं, तो क्या R12 वेक्टर होगा कि R21 होगा। याद रखिएगा, R21 R21। अरे क्लियर है क्या। क्या R21 वेक्टर को R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिखते हैं। क्या लिख पाइएगा, क्या होगा। x माइनस ए ऑफ आई कैप प्लस वाई माइनस बी ऑफ जे कैप प्लस जेड माइनस सी ऑफ के कैप। स्वाहा। अरे आया जी। ऐसे पूरा फिजिक्स पढ़ के खत्म कर देंगे, जान रहे हो ना। क्या मैग्नीट्यूड लिख पाइएगा। R21 का लिखेंगे जी, क्या लिखिएगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर जेड माइनस सी का स्क्वायर। स्वाहा। अरे आया, कोई कठिन बात। पक्का ना। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक और बात हम थोड़ा डायरेक्टर लिखेंगे, लिखें। चलिए मान लीजिए हम R12 वेक्टर लिखें तो क्या है, वेक्टर वह पलट जाएगा। R12 पलटेगा ना जी, तो R1 माइनस R2 होगा ना। तो वेक्टर क्या लिखा जाएगा, a माइनस एक्स ऑफ आई कैप वाई माइनस बी ऑफ जे जेड माइनस सी ऑफ के कैप। अरे आया जी, आया जी। अच्छा अच्छा, हाँ क्या बात। ओह ओह, बी माइनस वाई ऑफ जेड माइनस सी ऑफ फिर सी माइनस जेड सी माइनस जेड ऑफ के है। अरे समझ रहे हैं। अच्छा एक बात ध्यान से देखिएगा, क्या R12 वेक्टर को माइनस R21 लिख सकते हैं जी। अरे लिख सकते हैं। अच्छा, R12 का मैग्नीट्यूड हो चाहे R21 का, बात तो बराबर होगा। पक्का ना। अब फिर से आपको पीछे लेके चलते हैं। एक सवाल पढ़े थे, जिधर ऑब्जेक्ट नॉर्थ में जा रहा था, पहले नॉर्थ में गया था, फिर कहां गया था, वेस्ट में गया था ना। इधर 10 और इधर 10, तो हम कहे थे V2 माइनस V1 निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, क्या V2 वही रहेगा, क्या V1 नीचे चला जाएगा, जाएगा ना। रिजल्टेंट कितना आएगा, 10√2। 10√, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज हुआ, पक्का ना। मतलब मैग्नीट्यूड में 10√2 हुआ ना। अब सोचिए अगर हम V1 माइनस V2 करवाते तो V1 तो वही रहता, क्या V2 पलट जाता। बुझ रहे हैं ना, बुझ रहे हैं। क्या मैग्नीट्यूड में कोई फर्क पड़ता, 10√2 ही रहता। पहले रिजल्टेंट इधर था साउथ वेस्ट में, अब क्या पलट के ऊपर चला जाएगा, क्या नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, जस्ट ऑपोजिट। अरे बुझे हैं कि नहीं।
तो याद रखेंगे कि R12 वेक्टर माइनस R21 के बराबर होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई भी बदलाव होने वाला। अरे हम अपनी हाइट चाहे पैर से सर नापे, चाहे सर से पैर नापे, रहेगा तो 5 फुट 10 इंच, 6 फुट तो हो नहीं जाएगा। बुझ रहा है ना? पक्का? बस फर्क क्या होगा कि आपने अपनी हाइट बॉटम टू टॉप मेजर की है या टॉप टू बॉटम। क्या डायरेक्शन बदल गया? डायरेक्शन का एग्जिस्टेंस समझ आ गया? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, बहुत। हाँ बोलो। नहीं नहीं, R2 इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ध्यान से सुनो 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 सुनो, बहुत अच्छा सवाल पूछी हो, ध्यान से। हम कौन से पोजीशन पर थे? ए। कहां गए? बी। क्लियर है? तो ए से बी मान लो इस रास्ते से गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यही होगा। दो वेक्टर होते हैं, एक रिजल्टेंट और एक डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? कितने वेक्टर्स हैं? दो, एक रिजल्टेंट और एक। येलो वाली लाइन पे कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर है? R2। क्यों? क्योंकि R2 का हेड टू हेड और टेल टू टेल मीट कर रहा है। समझ गए? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है? R21। समझे? अब सोचो, ध्यान से सुनो। दो वेक्टर्स के साथ दो कैलकुलेशन होगा यहां से, एक होगा रिजल्टेंट वेक्टर और एक होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है? क्या होगा? एक रिजल्टेंट वेक्टर और एक क्या? डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए हम आपको दे दे R1 और क्या दे दे? R2। हम कहे रिजल्टेंट वेक्टर निकालिए। क्या कहे? रिजल्टेंट वेक्टर निकालिए। तो आप क्या करेंगे? R1 प्लस R2। समझ गए? क्या करेंगे? R1 प्लस R2। यहां भूल जाइए, बहुत सिंपल बात बता रहे हैं, इसको मत देखिए। अगर हम कहे कि हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? R2 माइनस R1, फाइनल माइनस इनिशियल। समझ गए? अरे समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर में कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। क्लियर है? कोई और डाउट नहीं? चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये बताओ, अगर मान लो हमको लिखना हो R1 का यूनिट वेक्टर, तो क्या हम R1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। R1 वेक्टर क्या था? प्लस सी के कैप, और मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझे? चलो, सवाल बताओ। हम कह रहे हैं पोजीशन वेक्टर लिखिए। क्या लिखना है? पोजीशन वेक्टर। कहां पर? 0,0,0 से 3,4,-5 तक। क्या लिख पाएंगे? क्या लिखेगा? क्या लिखिएगा? 3i कैप प्लस माइनस। समझ गए जी? पक्का ना? क्या इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? क्या होगा? अरे समझ गए क्या? 3 त्रिका 4 चौक को 50 में क्या 50 हो गया? अरे रूट 50 ना? हाँ, 5 रूट। बहुत बढ़िया, क्या बात। ओहो, अरे समझ गए? क्या यूनिट वेक्टर लिख सकते हो? आर कैप क्या होगा? अरे लिख सकते हैं। तो 1/5√2 और ब्रैकेट में कितना? 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k। समझे? अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका है, अंग्रेजी में एक और बात लिखी जाएगी। वो क्या लिखी जाएगी? ये सवाल आपको दिया हुआ होगा, बात समझे? समझ रहे हैं? ये सवाल आप बना सकते हैं। अगर मान लीजिए हम ये दे दें तो ये लिख सकते हैं। आपसे सवाल पूछेगा, फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हमको क्या निकाल देना है? आर वेक्टर का क्या निकाल देना है? यूनिट वेक्टर। अरे समझे कि नहीं? कठिन लग रहा है? आसान है? चलो, नहीं समझ आया? नहीं आया? किसको? क्या चीज? किसका ट्रायंगल कह रहे हो? पैरेलल वेक्टर टू ए वेक्टर। हाँ, यही कह रहे हैं।
ट्रायंगल से नहीं बनेगा। अगर आप इसको कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करने जाएंगे तो 3D में -5 और 4 कहां प्लॉट कर पाएंगे। हम कह रहे हैं कि अगर आपसे कभी सवाल पूछे कि किसी वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है तो सिंपल आपको उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। अगर आप इसको प्लॉट करने जाएंगे तो इस बोर्ड पर कभी प्लॉट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये 2D में है। अरे बात समझ रहे हैं ना, पल्ले पड़ा। चलिए आइए, हाँ लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखेंगे, केवल फाइंड यूनिट वेक्टर कर दे तब तो हम समझ ही गए कि यूनिट वेक्टर निकालना है। लेकिन दिक्कत तो तब होता है जब क्या कह दे, पैरेलल टू वेक्टर ए। अरे समझे ना, तब भी हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। चलिए आइए, मान लीजिए कि अगर हम आपको एक सवाल दें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम कह रहे हैं एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या है भैया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन ए पॉइंट आपको दे रखा है 2, 3, 4 और बी पॉइंट दे रखा है 3, 5, 5, 7। चलिए, हम आपसे कह रहे हैं एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। इसका आपको कैलकुलेट करना है कि वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहले है कितना, दूसरा कैलकुलेट करना है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तीसरा कैलकुलेट करना है कि यूनिट वेक्टर क्या होगा। क्या निकाल सकते हैं? चलिए हमारे साथ निकालिएगा, अभी सवाल है आपको बनाने के लिए, पहले हमारे साथ निकालिए। आर वेक्टर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई कैप। अरे 3 में से 2 जाएगा तो, अरे यार 3 में से 2 जाएगा तो आई कैप हो गया, 5 में से 3 जाएगा तो, और 7 में से 4 जाएगा तो 3 के क्या मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, 1 + 4 + 9, 1, 10, 4, 14। अरे समझ आया क्या आर कैप लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, आई कैप + 2j कैप + 3k क्या। अरे आया, कठिन लग रहा है, टाइम पास है ना, पक्का। अब सुनिए, अब ध्यान दीजिए, एक और बात। हम कह रहे हैं एक वेक्टर है हमारे पास R1 वेक्टर जो दे रखा है 2i कैप + 3j कैप, ठीक है, + 4k कैप। इसमें हम कोई वेक्टर ऐड कर रहे हैं R2, क्लियर है? इसमें हम कोई वेक्टर ऐड कर रहे हैं R2 और हमको क्या मिल रहा है, R2 वेक्टर हम इसमें ऐड कर रहे हैं सच दैट, अभी लैंग्वेज वाले सवाल भी मिलेंगे आपको, सच दैट रिजल्टेंट इज यूनिट वेक्टर इन y एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि एक आपके पास R1 वेक्टर है और एक आपके पास रैंडम कोई R2 वेक्टर है। अरे बात समझे हैं, जिसका रिजल्टेंट आपको क्या मिल रहा है, यूनिट वेक्टर, कौन सी एक्सिस में, बात समझ रहे हैं? तो आप में से कितने लोगों को यह बात यह समझ आ रही है कि इट इज समथिंग लाइक R1 वेक्टर + R2 वेक्टर इक्वल्स टू j कैप। अरे यार, कह रहे सम ऑफ 2 वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सम ऑफ 2 वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। और ए वेक्टर आपको गिवन है, आपको बी वेक्टर निकालना है। अरे पूछ रहे हैं पक्का, क्या निकाल पाइएगा? R1 क्या लिखा है, 2i कैप + 3j कैप प्लस, और यहां क्या लिखा है, और यहां क्या लिखा है, क्या R2 वेक्टर नहीं निकल जाएगा? 2i उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, 3j उधर जाएगा -3, और ये क्या +1 है, क्या होगा, -3j प्लस j कैप। अरे समझे कि नहीं? और 4k उधर जाएगा तो -4k कैप। पक्का जी, समझ आ रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? 3 में से 1 गया, -2i कैप -2j कैप -4k कैप। अच्छा बहुत बढ़िया। अब हम कहे R2 वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताओ, क्या निकाल पाओगे? मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे? आसान है ना, पक्का। आओ चलो, ये देखो, रुको रुको रुको, अभी अभी तुमको सॉल्व करने का मौका देंगे, ये तो हम सिखाए हैं बस, ये तो हम सिखाए हैं बस। अब यहां सवाल देखिए,
बताइए। पेन चलाओ, पेन चलाओ। कौन सा? सी। 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5। अब यहां ध्यान क्या देना है? बहुत सारे लोग यहां गड़बड़ा जाएंगे, सर ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? एक्स वाई जेड एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम दिया जाता है। तो लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? तो 3 में से 0 जाएगा तो 3, 2 में से 0 जाएगा 2, 5 में से 0 जाएगा तो 5, तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5 के। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, अगले सवाल पे चले। हाँ तभी तो सब नीटे नीट का तो करा रहे हैं, खाली हम अच्छा सवाल बस। हाँ क्या चीज? ये नीट का नहीं है, अभी तो समा बांध रहे, रुको तो, अभी नीट का भी आएगा। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? समझे? पक्का? क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 3 में से 2 गया, समझ रहे हैं? 4 में से 5, 4 में से 3 गया है, 5 में से 5 गया 0। क्या i कैप प्लस j कैप? अरे आया, आया। अच्छा ये देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। पहले वेक्टर तो लिखना पड़ेगा। चलो बोलो क्या लिखें, जो बोलो वही लिखेंगे। माइन हे, मारेंगे खोपड़ी खुल जाएगा, ज्यादा अंग्रेज नहीं बनना है, थोड़ा ध्यान से गणित लगाओ। -2 -4 कितना बनेगा? -6i -2 -4 प्लस 2j कैप। अरे यार, हाँ कहा बाबू? सही है दादा, गलत है? अरे गधा दास तुम लोग ना भैया बहुत संभल के रहने लायक है। x2 -x1 -2 -4 लो, लो खुश हो जाओ, प्लस y2 -y1। ओहो, ओहो, 0 में से 0 जाएगा तो डाउट है? हाँ है। -2 -4 कितना होता है? लिख ले, +4 हो जाएगा, +4 में से 2 जाएगा तो ओह, बड़ा कठिन है। अरे समझे? क्या मैग्नीट्यूड लिख सकते हो? 36 + 4, क्लियर है? 2√10। अबे आया भाई, पक्का? ये देखो, ये है नीट का सवाल, ये है नीट का सवाल। देखो, एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, so that the resultant vector is a unit vector along y-axis। कह रहा है द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड, इस वेक्टर में और इस वेक्टर में ऐसा कौन सा वेक्टर जोड़ दिया जाए जिसको जोड़ने से क्या मिल जाए? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। टोटल कितने वेक्टर हैं? एक ये रहा, एक ये रहा, और एक अपने को पता, और इन तीनों को जोड़ने के बाद क्या आंसर आ रहा है? अबे ये आंसर नहीं, ये क्या? वाई एक्सिस। क्या करोगे? क्या करोगे सर? समझे नहीं आ रहा है। अबे भाई R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस C इक्वल्स टू 1 कौन सी एक्सिस में? Z। क्या लिखेंगे? अरे यार, बेइज्जती कराओगे क्या?
क्या R1 पता है? क्या R2 पता है? क्या दोनों को जोड़ सकते हो? क्या J में से घटा सकते हो? क्या आंसर आ रहा है? 0। निकाल बेटा, पहले सॉल्व कर। बी, डी। भाई पेन चलाओ यार, तुम लोग गजब आदमी हो यार। कितना आंसर आया? बी। भाई सब पेन चलाओ यार। सवाल प्रैक्टिस में पेन नहीं चलाओगे, उसके बाद कहोगे सर सवाल बन नहीं रहा है। बी बनाए और बनाने दो। भाई इतना धीरे धीरे हम सवाल कराते हैं ना कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ बना सकते हो सारा सवाल। तो क्विट मत किया करो, हमसे पहले बना ले रहे हैं जो लोग, उनका ठीक है। जिनका नहीं बन रहा घबराओ मत भाई। आज नहीं बनेगा कल बनेगा, लेट बनेगा लेकिन बनेगा अगर कॉन्सेप्ट आता है तो। अरे भाई जोड़ रहे हैं ना सबको। द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड, तो आई को आई के साथ ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 4i। और क्या बनेगा? 6 में से 3 जाएगा तो 3j, और -7 + 2 क्या होगा? -5k, प्लस सी वेक्टर बराबर j। तो सी वेक्टर बराबर क्या? -4। अबे इक्के में है क्या? कुछ करना ही नहीं है। -4i कैप -3j कैप प्लस j कैप, तो ये क्या -2 लिख सकते हैं? -2j कैप और +5k। अरे मिल गया, मिल गया। कठिन है क्या? यही तो सवाल है यार, ये टाइम पास चीज। अब ये देख, ये देख, ये महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है मेडिकल वाला, उसका है। द यूनिट वेक्टर, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से सुनना। ऐसे सवालों में तुम्हारे साथ गेम होगा। क्या गेम होगा? यहां पे क्या कह रहा है? स्कैम जिसको बोलते हैं। द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या करोगे? रिजल्टेंट पूछ रहा है, रिजल्टेंट पूछ रहा है तो क्या करोगे? ए प्लस बी की ए माइनस बी या बी माइनस ए? अरे यार, दो वेक्टर हैं, एक का नाम है डिस्प्लेसमेंट और एक का नाम है रिजल्टेंट। कितने वेक्टर्स हैं? कितने नाम में कंफ्यूजन होगा? दो। कौन कौन सा? इतना घटिया एनर्जी के साथ कौन कौन सा? डिस्प्लेसमेंट और रिजल्टेंट। मिलता जुलता नाम है ना, डिस्प्लेसमेंट और। क्लियर है क्या? पक्का जी? डिस्प्लेसमेंट होगा बी माइनस ए। क्या होगा? R2 माइनस R1। रिजल्टेंट क्या होगा? A प्लस बी, R1 प्लस R2। तो यहां क्या करना है? A प्लस बी, ए प्लस। सोचो बस इस सवाल में कह दे द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या बी माइनस ए करोगे? हमेशा बाद वाले में से पहला वाला, हमेशा बाद वाले में से पहला वाला। फाइनल माइनस इनिशियल। आया पक्का। यहां क्या करना है? बी माइनस ए की बी प्लस ए? बी प्लस ए। क्या होगा आंसर? ए। चलो लिखो तो, सी होगा। देख लेते हैं। धीरज धरही सो उतरही पारा। ए भैया 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया। 3i कैप, 3 में 3 और 3 6। अरे क्लियर है। 8 में से 6 गया। अरे आया, आया। अरे समझे? पक्का। हमको इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए ना? अरे चाहिए ना। इसको क्या हम ऐसे एक्स वेक्टर लिख लें? अपने को क्या चाहिए? एक्स कैप। तो एक्स वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एक्स। अरे आया। मैग्नीट्यूड कितना होगा रे इसका? 3 त्रिका, 3 त्रिका 9, 6 के 2 दूना -4 ना। अरे क्लियर है? अबे इसके माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही होगा ना। बुझ पा रहे हो?
36 4 40 9 49, 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k, 49 अंडर रूट बाहर आएगा तो 7 होगा। बैटल फेंक के मारेंगे, खोपड़ी खुल जाएगा। जान रहे हैं ना? अहिंसा परमो धर्म, महात्मा गांधी है क्या जी? हाँ, पानी और चाय का कहाँ है? अरे भी पढ़ो बे, लास्ट में जाते जाते एक कविता भी सुनाएंगे और एक कहानी भी सुनाएंगे। अरे सुनो यार, चलो चलो भाई, चलो करो, इसको करो। खूब प्रैक्टिस करो, खूब पेन चलाओ, जितना सवाल लगाओगे उतना मजबूत बनोगे। हाँ, ये क्या है? जब उसमें लगा रहेगा तब तो काम करेगा। अच्छा, निकाल लिए क्या क्लिकर? लगवा दे क्या क्लिकर? लेकिन पता है उसमें बड़ा नाटक है यार। हाँ, नहीं काम करेगा, अभी नहीं करेगा। अरे उसमें ये नहीं लगा हुआ ना, डोंगल नहीं लगा हुआ इसमें, रिसीवर इसका। एक्चुअली क्या होता है ना, उसमें बड़ा नाटक है। पूरा पीपीटी को पहले उधर भेजो, क्या इनका जो वेब बुक है उस पर डालो, फिर उसमें क्विज बनाओ, फिर तुम उसमें आंसर करो, फिर डैशबोर्ड खोलो। उतना देर में हम 4 सवाल लगाएंगे भाई, और उसके बाद तुम ढोल बजा खुश हो रहा, अरे हमने आंसर निकाल लिया। अबे हाँ, 2 है क्या? 2 आ गया सबका? पक्का? अबे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर है? जे कैप आई कैप ना। ए वेक्टर क्लियर है ना? आई से आई कट जाएगा, जे उधर जाएगा प्लस जे, के उधर जाएगा। समझ आया? कठिन लग रहा है क्या भाई? यही है नीट। अभी और आ रहा है, 3D कंपोनेंट आ गया, कुछ है ही नहीं और पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। अभी इसका एक एप्लीकेशन आएगा 3D कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एडिशन में, तो तैयार रहिएगा। क्या नहीं आया ये सवाल? अच्छा, ये नहीं समझ आया? हाँ, हो खड़े हो जा बेटा, तू हो खड़े हो जा। अरे तू बेइज्जती मत फील कर यार, अभी यहां नहीं समझ पाएगी। अभी इतनी छोटी सी बेइज्जती बेइज्जती लग रही, दुनिया पता नहीं कितना बेइज्जती करने वाली है। समझ रही है ना? टेंशन मतलब, मैं हूं तेरे साथ यार, मैं बेइज्जती करूंगा तेरी। देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर है? क्या? कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस में क्या आता है? आई कैप आता है। ए वेक्टर कितना दे रखा है? प्लस के, प्लस बी वेक्टर बराबर क्या है? आई कैप, है ना? आई इधर जाएगा, आई में से आई जाएगा तो 0, तो बी वेक्टर माइनस जे इधर जाएगा तो जे हो जाएगा, और प्लस के इधर जाएगा तो माइनस के हो जाएगा। क्या बी वेक्टर हो गया? यही था। बैठ जा। ए भैया, अब बवाल चीज पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अरे सुनेंगे ना? एक बार में क्लियर होगा? होगा ना? अगर एक बार में क्लियर हो गया तो हम मान लेंगे कि हम मास्टर हैं और तुम स्टूडेंट हो। दोनों की इज्जत दांव पे लगी है, लगी है ना? सर आपका तो पता नहीं, लेकिन हम जीवन में कुछ भी एक बार में नहीं सीखे हैं। अरे हमारी इज्जत का सम्मान कर लोगे ना? चलो, समोसा। एक्चुअली क्या है कि हम समोसा खिलाने की इच्छा जाहिर किए थे आज तुम लोगों को, लेकिन फिर हुआ क्या, दिक्कत क्या हुआ? वो गए भाई साहब ऑर्डर लेकर, वो कह रहे हैं 1 दिन पहले ऑर्डर देना पड़ेगा तब कल समोसा मिलेगा, इतना ज्यादा। तो हम कल खा लेंगे, अभी हम ऑर्डर देख जाएंगे, चिंता मत करो। ए बाबू भैया बस, एक्स एक्सिस को क्या लिखते हो? वाई एक्सिस को, जेड एक्सिस को, क्लियर है? अच्छा मान लो, मान लो
मान लिए कि बता तो रहे ना, देखना ये वाला ए है और ये वाला क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉमा, अरे जेड वाली भी एक्सेस है तो यहां गया नहीं तो क्या लिखोगे तो है ना, ए कॉमा बी कॉमा, आ गया जी, स्टार तुम लोग। देखो क्या रेक्टेंगल बन गया, अरे बन गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा ये वाला भी कोऑर्डिनेट लिख ही दो, क्या लिखोगे इसको, सी, अबे ये बी है तो ये भी क्या है बी, तो ये कितना होगा 0,B,0 लिखेंगे, हाई क्या लिखोगे, ठीक है ना, कोई कष्ट, यस सर। अच्छा इस वाले पॉइंट को क्या लिखोगे, 0,0,0, जेड में सी, अरे ये सी है, अरे हुआ, कोई डाउट, पक्का, बहुत बढ़िया, लगे रहना अभी आएगा डाउट, क्या जी, डाउट आ गया, किसको, क्या बताओ, खड़े हो जाओ, हाँ बोलो भाई, क्या नहीं आया, हो एक्स एक्सिस जानते हैं, रुके रुके रुके, हाई एक्स एक्सिस जानते हैं और ये वाई एक्सिस है, हम कह रहे हैं यहां से यहां तक 2 मीटर है, कितना है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखिएगा, 2 कॉमा, एक्स में 2 और वाई में 0, ये वाले को क्या लिखिएगा, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये 1 यूनिट है, तो एक्स में कितना है 1, एक्स में 0, वाई में कितना 1, तब तो भाई तुमको कुछ नहीं समझ आया होगा, तब तो तुमको ये सब डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कुछ समझ नहीं आया, कैसे ए कॉमा बी कॉमा सी के हैं, हाँ? ये सब आया है, तो भैया 3 ठो एक्सिस था, एक्स वाई और जेड, तो अगर एक कोई पॉइंट बनाइएगा और तीनों एक्सिस में होगा तो उसकी कुछ वैल्यू एक्स में होगी, कुछ वाई में और कुछ जेड में। पूछ क्या रहे हैं कि कोऑर्डिनेटवा कैसे लिखा गया है, चलिए खड़े होकर आप ही सब कोऑर्डिनेट बताइएगा, ठीक है ना, सिखा देंगे आपको, बुरा तो नहीं मानते ना, हाँ खड़े रहो, बैठ कहां रहे हो यार, सुनो सुनो सुनो, यहां केवल सी में आए हो ना, ये जो तुमको जेड इधर दिख रहा है वो समझ रहे हो ना बाहर है, ये बाहर है, क्लियर है ना, अब सोचो, सुनना ध्यान से, ये देखो इस वाले कोऑर्डिनेट को क्या लिखोगे, रुको रुको रुको, बोलो, ये तुम्हारे पास कौन सी एक्सिस है, जेड, जेड में कितना गए सी, वाई में कितना गए, कितना गए, ए में गए, ए में गए, क्या लिखिएगा 0,B,C, अरे आया, आ गया, अच्छा रे बैठना नहीं है, पूरा सारा कोऑर्डिनेट बता के बैठना है, अब देखो जरा ये वाला कोऑर्डिनेट बता पाइएगा, कौन सा, ये एक्स है और ये कौन सा है जेड है, क्या वाई है इसमें, तो क्या लिखिएगा, ये सी है, ये बी है और ये ए है, बुझे हैं, अरे पैरेलल लाइन है ना, अरे बुझ गए सब लोग, अच्छा बहुत बढ़िया, गुड, अच्छा ये वाले को क्या 0,0,0 लिख दें, कोई दुख तो नहीं है किसी को, नहीं ना, चलिए आखिरी लाइन लिखने जा रहे हैं, इसमें थोड़ा साथ दीजिएगा, देंगे ना, ओहो चलिए बेइज्जती मत कराइएगा भैया, सहयोग रहेगा, 100 रुपया चंदा, ओहो क्या बवाल चीज बनी है, इसको क्या लिख सकते हैं, अरे समझे, एक्स में गए ए, वाई में गए बी और जेड में आए, समझे सब लोग, पक्का, सारा बवाल मचा देंगे एकदम से, ये देखो तो
क्या ये रिजल्टेंट वेक्टर लिख सकते हैं? इसको लिख दें ए वेक्टर। क्या लिख दें? हाई से मिटा दें। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, हम कहें ए वेक्टर लिख के बताओ तो क्या ए वेक्टर लिख सकते हो? क्या होगा? अरे लिख सकते हो। क्या लिखोगे? ए आई कैप प्लस सी के। क्लियर है सबको? हम कह रहे इसका मैग्नीट्यूड बता दो ए का। तो क्या ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर? यहां हम ना तो वेक्टर लगाए हैं ना तो मॉड। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं? अरे है ना? अबे भाई, इसका मतलब यही होता है ना? क्लियर है? पक्का? बैठोगे खड़े खड़े समझोगे? बैठ जा। चल ए भैया, ए बस ध्यान दो इधर। ये वाला एंगल अल्फा है। एंगल कितना है? ये वाला है बीटा और ये वाला है गामा। थोड़ा रिलेट करने में आपको दुख लगेगा, लेकिन लाइए हम बताएं। हाँ, ये देखिए। हाँ, अब चाहिए ही वही पेन। लड़कियों की पेन कैसे लेनी? हमारा भी लीजिए। क्या हुआ? क्या कह रहा? ए भैया, ए इधर ध्यान से देखो। ये देखना, ये एक्स एक्सेस, ये कौन सा एक्सेस और ये कौन सा? सबको क्लियर है? आपका रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसा है। बात समझ रहे हैं? यहां से एंगल बना रहा है अल्फा, यहां से। क्लियर है? क्लियर है? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा सर यहां से अल्फा तो यहां से 90 माइनस अल्फा? अगर ये ऐसे होता, इस प्लेन में होता, तो ये अल्फा तो ये इस प्लेन में तो नहीं है ना जी? है जी? पक्का ना? इससे एंगल अल्फा, इससे क्या इसका कंपोनेंट होगा? कंपोनेंट तोड़ने आता है। जिससे थीटा जुड़ा है उधर, जिससे थीटा जुड़ा है उधर, जिससे थीटा नहीं जुड़ा है उधर, अपने को उससे कोई लेना देना। क्या हमको तीनों एक्सिस से थीटा पता है? क्या इसका क्या वैल्यू एक्स में आएगा ये हम बता सकते हैं? सोचो, ये ए है, कितना है? ये एंगल अल्फा कितना? इधर क्या आएगा? ए कॉस, इधर ए कॉस बीटा, ए कॉस, इधर क्या? ए कॉस। एक बार में समझ गए? पक्का जी? इसका एक कंपोनेंट इधर ए कॉस अल्फा, एक कंपोनेंट ऊपर ए कॉस, एक कंपोनेंट इधर ए कॉस। अरे आया आया? पक्का? अब जो हम लिखने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? चलो देखना, हम कह रहे हैं कि ये जो साइड ए थी ना, ये वाली, अरे थी ना, ये बराबर होगा ए कॉस अल्फा। अरे एक्स में यही तो वैल्यू आया, ए कॉस। और एक्स में साइड किसके बराबर था? किसके बराबर? अरे आया? अच्छा, वाई में साइड किसके बराबर है? बी के। किसके बराबर? ए कॉस। आ रहा है? और जेड में किसके बराबर है? और ये किसके बराबर? ए कॉस। अरे आया? झूठ नहीं बोल रहे हो? विद्या का समय भाई साहब। कौन विद्या? अरे चले आगे बढ़ा जाए। अब देखना बहुत ध्यान से। अब यहां से थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। हमको ना इससे कुछ मिलती जुलती एक चीज नजर आई। क्या नजर आया? हमने कहा एक काम करो, ए का स्क्वायर करो, फिर बी का स्क्वायर करो, और फिर सी का स्क्वायर करो, और फिर तीनों को जोड़ दो। अभी देखना कुछ बढ़िया डेटा मिलेगा। जोड़ोगे तो क्या लिखोगे? ए का स्क्वायर क्या ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर सी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करके जोड़ दिया। अरे जोड़ दिया। राइट हैंड साइड को भी जोड़ दें। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। अरे आया जी? अरे आया जी? अच्छा, कितने लोग
इस बात से बिल्कुल भी दुखी नहीं होंगे अगर मैं कहूं कि मैं ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया और मैं लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अरे आया आया, किसके बराबर है? क्या ये ए स्क्वायर के बराबर है? अरे है कि नहीं है? क्या इससे इसको काट दें? काट दें। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। नहीं आया? आया जी, पक्का। अब यहां ध्यान से और दूसरी चीज याद करने वाली क्या है? क्या कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर बराबर। दिस इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर बराबर 2। ओह, अरे नहीं आया। 1 2 3, 3 माइनस, अरे एक इधर गया गधेड़े। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा को इधर ले आए तो क्या प्लस हो गया? इतने खच्चर हो क्या? थोड़े वाले हैं, बड़े वाले नहीं हैं। अरे समझ आया? पक्का पक्का जी। चलो अब एक बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। सुन रहे हो ना? कॉस अल्फा को लिखा जाता है एल, क्या लिखा जाता है? कॉस बीटा को एम, कॉस बीटा को, कॉस गामा को एन। क्लियर है ना? इनका नाम होता है डायरेक्शन कोसाइन। क्या नाम होता है? डायरेक्शन कोसाइन। कॉस जानते हो ना? कॉस जानते हो ना? कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है। क्या होता है? कोसाइन। SIN पढ़ते हो ना? उसका पूरा नाम है SINE, साइन। ये मालिक क्या चूजों वाली चीज, समझ आ रहा है ना? पक्का। अच्छा देख, और बात देख, और बात देख। कॉस अल्फा को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या ए बाई ए लिख सकता हूं? अबे कॉस अल्फा ए बाई ए, ए का वैल्यू पता है क्या है? ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये डायरेक्शन को साइन हो गया। अरे हो गया, पक्का? कोई डाउट? कॉस बीटा क्या होगा? बी अपॉन ए कॉस गामा, और सब में ए का वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नोट करो, चलो शुरू हो जाओ यहीं से, यहीं से। अरे इसके पीछे तो करा हुआ है सब यार। अच्छा तो तुम क्या कह रहे हो कि मैं तुमको ऐसे टाइम दे दूं कि तुम एक एक सवाल लिखो? मतलब ये एक एक सवाल लिखो और फिर तुम उसके बाद सॉल्व करो, फिर उसके बाद तुम मैं नोट कराऊं वो लिखो? भैया प्लीज। हाँ हाँ भाई, अरे भाई सब। अब जैसे देखो, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर हम लिखवा चुके हैं भाई, लिखवाए थे पिछली क्लास में, रुक के आराम से लिखवा के गए थे भैया। तो हर बार रिवीजन कराएंगे तो हर बार लिखिएगा क्या? हाँ घर जाके बस। हाँ ईमानदारी से, ईमानदारी से फिजिक्स अगर सीखनी है तो क्लास के क्वेश्चन घर जाते ही पहले बनाने हैं। और जो इसी वजह से मैं वेक्टर की शीट दे दिया हूं कि जैसे ही सेशन खत्म हो रहा है घर जाओ, थोड़ा रेस्ट करो, यहां बैठे हो खाना खाओ, 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट कर लो, तुरंत सवाल बनाने बैठ जाओ। तो क्या होगा कि जितनी भी थोड़ी मोड़ी एनर्जी गायब रही होगी क्लास की, वो सब सवाल के माध्यम से वापस आ जाएगी। अरे ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। हाँ भाई, डायग्राम बनाने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है? बन जाएगा ना? बनाओ बनाओ बनाओ। क्या कह रहे हो? घर पे लिखेंगे? लिख लो, कुछ लोग लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं वो लिख लें। क्या भैया?
ए बाबू, छुट्टी हो चाहे ना हो, अब ये टॉपिक पढ़ाए हैं, इस टॉपिक का सवाल बनवा के तभी छोड़ेंगे। सवाल बनाए, सवाल बनाए, पक्का। पहला ही सवाल देखो, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ वेक्टर, क्या आंसर होगा? अभी तो पढ़ के आए हो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना? 2। उंगलियों पे मत जाओ, क्या भाई साहब? 2। क्लियर है ना कैसे आया? पक्का भाई। सबसे पहले ये सवाल 2010 यूपीटीयू का एक एग्जाम होता था, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसमें पूछा गया था। उसके बाद ये एआईपीएमटी में पूछा गया था, उसके बाद सीपीएमटी में पूछा गया था, उसके बाद कर्नाटका का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था, केसीईटी। ये भैया बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिल सकता है। अभी आपने तुरंत पढ़ा है, इस वजह से आपको 1 मिनट के अंदर ये सवाल मिल गया। जब यही आप सेशन के एंड में पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है कि वेक्टर का ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से स्किप हो जाए और आप पहुंच ही ना पाओ कि करना क्या था। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो क्लियर है ना अभी? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आई कैप जे कैप एंड रूट 2 के कैप, कौन सा ऑप्शन? थर्ड। क्या बात है, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। देखो, अरे भाई देखो, कॉस अल्फा क्या होता है? ए बाई ए होता है। ए बाई ए की वैल्यू कितनी है? 1 है ना, और ए कितना होगा? 1 प्लस 1 प्लस 2, क्या 1/2 हो जाएगा? अरे नहीं आया, आसान है ना, है ना? कॉस बीटा कितना? कॉस बीटा कितना? बी बाई बी कितना? ए कितना? अरे आया, आया। कॉस गामा, कॉस गामा सी रूट 2 बाई ए की वैल्यू 2, 1/√2। कौन सा आंसर? कर पाओगे? कर पाओगे? बहुत ही घटिया एनर्जी, बहुत ही घटिया रिस्पॉन्स। अरे टफ है क्या? वेक्टर में बस एक ही चीज कठिन है और वो है डायरेक्शन रिवर्स करना। अगर वो तुमको आ गया तो फिर सब खेला खत्म। फिर ये सब तो खाली यार 4 सवाल लगाओगे अपने आप सब याद हो जाएगा। अरे होगा ना? चलो ये देखो, ये ए वेक्टर तुमको दे रखा है, कह रहा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए, लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो? अबे भाई ये देखो, दो सुनो, 2 दूना 4, हवा में लगाएंगे, 2 दूना 4 चौक को 16 4, 16 4 20 और 50 में 25, 20 और 25 सब में √45 आएगा। 2/4 माइनस 5। अबे है ना टाइम पास? ये सवाल देख, ये सवाल देख, देख खाली अंग्रेजी से, खाली अंग्रेजी से खेला है। वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट क्या होगा? वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, तीनों से बराबर एंगल बना रहा है, तीनों से बराबर, अरे बना रहा है ना। तीनों से बराबर होने का मतलब है कि ए कॉस अल्फा ए के बराबर है, ए कॉस बीटा बी के बराबर है, ए कॉस गामा सी के बराबर, अल्फा बीटा गामा बराबर है ना। अरे सब हवा में रिलेट करो, हर चीज पेन से नहीं करनी है यार, समझ रहे हो ना? ए कॉस अल्फा क्या एक्स एक्सिस वाली वैल्यू के बराबर था जो स्मॉल ए था, और ए कॉस बीटा क्या स्मॉल बी के बराबर था, ए कॉस गामा क्या स्मॉल सी के बराबर था। अब हम कह रहे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा सब अल्फा ही है, सब क्या है? सब क्या है? तो जो कंपोनेंट एक्स में आएगा क्या? ए कॉस अल्फा। जो कंपोनेंट वाई में जाएगा वो भी क्या है? ए कॉस अल्फा। समझ रहे हो? जो कंपोनेंट जेड में जाएगा वो भी क्या? ए कॉस। क्या तीनों बराबर होंगे? तीनों, तीनों। सोच, तो मैं कह रहा हूं कि मैं ए वेक्टर को लिखूंगा ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। अरे नहीं आया? तीनों बराबर है ना? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा गया तेल लेने। हमको पता है कि अगर हर कंपोनेंट बराबर है तो जो हमारे सामने ये क्यूबॉइड बना हुआ दिख रहा था, ये क्यूबॉइड दिखा था जिसमें ये ए था, ये बी था, ये,
अब ये भी क्या है, ए, ये भी क्या है, ए, ये भी क्या है, क्या क्यूब बन जाएगा? अरे बन जाएगा, नहीं आ रहा है। तो सोच इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, A√3, A रूट, अपने को ये निकालना है ना, साइड ही तो निकालनी है। अरे यही तो कंपोनेंट है यार। तो क्या होगा, A=, A/√3, समझे ना? हड़बड़ी में हमसे सी भी लग सकता है, तो बहुत ध्यान से। ए मेन वेक्टर था, अरे था कि नहीं था? और ये ए तो कंपोनेंट्स थे ना, ए बी और सी। अब हमारी किस्मत अच्छी है कि अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है, तो क्या तीनों ए हो जाएगा? अरे हो जाएगा। अब यहां पे आ गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, जिसको हम पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में। तो मैं एक कहानी सुना रहा था। कहानी है मेरे स्कूल की। अब सुन तो लो बे। कहानी हमारे स्कूल की, हमारी एक टीचर थी, वो हमें बहुत प्रताड़ित करती थी, बहुत परेशान करती थी। तो क्या हुआ सुनो तो, उनको क्लास में चाय आती थी, ठीक है, पानी, थुको, सुनो तो बता रहे हैं ना। तो चाय यहां रखी थी, वहां एक लड़का बैठा था, और हमारी क्लास की सबसे अच्छी बात यह थी कि बस केवल 30 बच्चे थे, जिसमें 17 लड़कियां थी और 13 लड़के थे। तो बट इतने बावजूद यूनिटी बहुत तगड़ी थी। मतलब यूनिटी का मतलब एक्सट्रीम लेवल की यूनिटी, कोई एक दूसरे के पीछे बैक बिचिंग भी नहीं करता था। तो ऐसे कप रखा था और बहुत परेशान करती थी। मैडम गई बाहर, भाई ने कप उठाया और मिला कर रख दिया, और मैडम आई चाय, ठीक है। मतलब इतने टैलेंटेड लोग रहे हैं, ठीक है। हाँ, और एक मैं तुम लोगों को कविता सुनाने वाला था, बहुत मोटिवेशनल लाइन थी, ठीक है। सुनाते हैं तुम्हें, सुनाते हैं तुम्हें। कविता का शीर्षक है सपनों की कुछ पीड़ाएं। क्या भाई साहब? सपनों की कुछ पीड़ाएं, ठीक है। तो कविता है, सपनों की कुछ पीड़ाएं हैं, सपनों की कुछ पीड़ाएं हैं, पाना है तो सहना होगा। सपनों की कुछ पीड़ाएं हैं, पाना है तो सहना हो। लहरों से बच भी सकते हो, पर बहना है तो चलना होगा। बात समझ रहे? लहरों से बच भी सकते हो, पर बहना है तो चलना होगा। ये शिखर तुम्हारे पैरों के, ये शिखर तुम्हारे पैरों के नीचे कैसे आएंगे? ये शिखर तुम्हारे पैरों के नीचे कैसे आएंगे? तुमको पांव उठाना होगा और धीरज धरकर चलना होगा। तो ओवरऑल अबे सुन तो लो। ओ बस 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 बस। ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी, इसको क्या हो गया? चल रहा है? अरे चल रहा है, माइक चल रहा है, ठीक है, बंद करवा देंगे सर। अब कल से आप लोग ताली बजाना। अरे इट इज ओके विद ऑफ, चल इधर चलता रहता। अरे सुनो सुनो सुनो, ऐसा मत क्या करो, इतना 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 भी एग्रेसिव मत हुआ करो, ठीक है? ओके इज ओके। हाँ तो देखो, अल्टीमेटली कहने का मतलब बस इतना सा था कि नीट एग्जाम 400 मीटर का स्प्रिंट है। बात समझ रहे हैं? स्प्रिंट वैसे 100 मीटर की होती है, बट नीट का एग्जाम 400 मीटर का स्प्रिंट है। बात समझ रहे हैं? पहले दिन एक रफ्तार से आपको 10 मीटर भागना है, और आखिरी दिन तक आपको इतनी मेहनत करनी है कि 400 मीटर भी आप सेम रफ्तार से भाग सको। बात समझे ना? सब रिदम का गेम है। इतना रिदम बना लो कि हर दिन की पढ़ाई ये लगने लग जाए कि हर दिन नीट हो रहा है। बात समझ रहे हो? और हर दिन नीट का फील बस एक ही तरह से आएगा, और वो ये है कि हर दिन कम से कम 150 सवाल लगने चाहिए, और छुट्टी के दिन 300 सवाल। हाँ, अभी नहीं है ना, अभी नहीं है ना,
तो अच्छा तुम ये बताओ, जमाना अलग है, कहानी समझ रहे हो? तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, मोबाइल फोन है तुम्हारे पास, तुम कहीं से भी पीडीएफ नीट का कोई भी डाउनलोड करके सवाल लगाना शुरू कर दो ना यार। और मैं तुमसे कह रहा हूं, ये मेरी अथॉरिटी है, तुम चाहे जिस भी चैप्टर का चाहे जहां से सवाल लगा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमको हर चैप्टर से हर सवाल का आंसर बता सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कुछ नहीं कि मैं वेक्टर पढ़ा रहा हूं, तुम मेरे पास वेक्टर का सवाल लेके आओगे तभी मैं बताऊंगा ना। हाँ, अब मैं वेक्टर पढ़ा रहा हूं, पड़ोस में काइनेमेटिक्स पढ़ाना है और तुम काइनेमेटिक्स का कोई उलूल जुलूल सवाल लेके आए तो हम कहेंगे थोड़ा पेशेंस रखो, 4 क्लास बाद हम वहां तक पहुंच जाएंगे। बात समझे? तो घबराओ मत, हाँ कोशिश ये करो कि मैं तुमको ये गारंटी देता हूं 100% फिक्स, पता नहीं पटना का सिस्टम कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा 30 जनवरी से लेके 10 फरवरी के बीच में पूरा सिलेबस बाइंड अप कर दूंगा, चाहे मुझे सैटरडे को अकेले बैठ के 4 घंटा पढ़ाना पड़े, संडे को पढ़ाना पड़े, बट मैं 10 फरवरी डेडलाइन है, वैसे मेरी बनाई हुई डेडलाइन 31 जनवरी है, 10 फरवरी तक मैं हर हाल में पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। प्लानर गया तेल लेने, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, हमारे पे विश्वास रखो बस, समझे ना? बस 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 याद रखना 2 चीजें, फिजिक्स अच्छी सीखनी है तो बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, क्लियर है? बेसिक मैथमेटिक्स का कुछ भूलिएगा नहीं, ठीक है ना? सब हो जाएगा, चिल मार के, बस जितना पढ़ा रहा हूं ईमानदारी से उतना पढ़ते चले जाओ। अब आज मैंने जितना पढ़ा दिया है, शीट दो बताऊं, शीट दो, उसमें 2 कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 का इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 42 क्वेश्चंस है, मतलब 41 सवाल है टोटल। कैटेगरी 1 का 41 क्वेश्चन अगर तुम आज और कल की क्लास के पहले के बीच में बना ले जाते हो, दैट मींस यू हैड डन सम गुड एक्स्ट्रा वर्क्स। अरे बात समझ रहे हो? एक दिन फिजिक्स में अगर आपने 41 सवाल बनाए हैं, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपने पहले भी बना रखे हैं, उसको जब दोबारा बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा, 100% गारंटी है। 41 सवाल तो मैंने ही दे दिया, अब एक दिन पे आपको 150 सवाल की प्रैक्टिस करनी है ना। अब कल वाली क्लास में फिर हम आपको 43 से लेकर 77 तक करने का पूरा मुक्ति देंगे, एक क्लास और लगेगा, पूरा वेक्टर खत्म हो जाएगा। ये 77 सवाल लगा लिए, तुम्हारा पूरा वेक्टर ही डन। इसको ब्रह्मास्त्र समझना, अपने पास रखना, ऐसे ही मैं तुमको काइनेमेटिक्स का पूरा इकट्ठा करके दे दूंगा, ऐसे ही हर चैप्टर का मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा, और 4, 5, 10 रुपए हम अफोर्ड कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डू नॉट डिपेंडेंट ऑन सिस्टम, प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। सिलेक्शन तुम्हारा होना है ना, तो थोड़े एक्स्ट्रा कदम तुमको चलने पड़ेंगे, चलोगे ना जी? बस मन लगा पढ़े रहो, फोड़े रहो, बवाल काट देंगे, काटेंगे ना? चले भैया, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।